मैं अगर सिंहावलोकन करूं आज, तो हाँ ये सत्य है कि मैंने मीडिया में सिर्फ एक्टिंग नहीं की, मैंने लेखन भी किया जिसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया, मैंने प्रोडक्शन भी किया जिसके लिए मुझे पुरस्कृत किया गया। टेलीविज़न पर पहली बार जो टेलीविज़न पॉलिटिकल इलेक्शन न्यूज़ आई उसकी प्रोड्यूसर मैं रह चुकी हूँ, जब ZTV का ज़माना होता था, कोई चैनल नहीं होता था। मुझे आज भी याद है, जैसे आप सब महानुभाव यहाँ पर एडिटर्स बैठे हैं, मैं स्ट्रिंगर हुआ करती थी और जो एडिटर हमें भगा दिया करता था और कह देता था कि तुम किसी लायक नहीं हो, कुछ सालों पहले वही एडिटर महोदय ने मुझे मंच पर बुलाया ताकि मुझे पुरस्कृत कर सके। तो जीवन में चूंकि मीडिया में कई पड़ाव देखे, तो आपने इससे पहले वाले प्रश्न में कहा था कि कुछ लोगों को भ्रांतियाँ हैं मीडिया को लेकर। जो हार्ड न्यूज़ की मीडिया है उसके संदर्भ में ये भ्रांति है कि वो पक्ष देखकर न्यूज़ लिखते हैं, इसलिए राजनीति में उनका सम्मान कम होता है, ऐसा माना जाता है। जो लोग जनरल एंटरटेनमेंट से हैं उनके संदर्भ में कहा जाता है कि वो शायद इतने गंभीर नहीं कि मुद्दों की जानकारी रखें अथवा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर सकें। और चूंकि मैं मीडिया के दोनों पक्षों से थी, इसलिए मेरा बर्डन थोड़ा डबल था कि सबके संदर्भ में जब मेरी चर्चा होती थी तो चित भी मेरी नहीं थी और पट भी मेरा नहीं था। और इसीलिए मीडिया की आप प्रतिनिधित्व की अगर बात करें राजनीति में, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि अगर एक मीडिया कर्मी के नाते मैं राजनीति की पृष्ठभूमि में मीडिया कर्मियों की छवि बदलूं कि ये भी राजनीति में गंभीर योगदान दे सकते हैं, तो मेरे लिए, मेरे मीडिया के जगत के लिए ये एक योगदान है, ताकि मीडिया कर्मी भी अगर राजनीति में आए तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। इसे अनुचित मुझे नहीं लगता होगा कहना कि हर वर्ग से, हर प्रोफेशन से लोग मीडिया राजनीति में आते हैं। चिन्हित मीडिया वाले इसलिए होते हैं क्योंकि हम खबरों के सरताज होते हैं अथवा चैनल्स में कैमरा के सामने देखे जाते हैं। लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और कोई प्रोफेशन इतना प्रचलित या चर्चित नहीं होता जब उनकी समीक्षा की जाती है। उनकी उन प्रोफेशनल्स की समीक्षा होती है उनके कथन और उनकी करनी की वजह से, हमारी समीक्षा होती है हमारे इतिहास की वजह से। तो यही एक फर्क है और कुछ नहीं। आपने क्योंकि राजनीति में प्रतिनिधित्व का जिक्र किया, और ये बड़ा रेलेवेंट सवाल इसलिए भी है कि बहुत सारी लड़कियां स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, जो राजनीति में आने का सपना देखती हैं। पहला पॉइंट तो ये कि उन्हें आप क्या आज की तारीख में सीख देना चाहेंगे, एडवाइस करेंगे? और इसी में एक बात और, कभी किसी मंच पर किसी पुरुष को दूसरे पुरुषों के लिए एडवाइस मांगते सुना? दूसरा, भेदभाव के बीज आप ही बोते हैं जब आप कहते हैं आप महिला राजनेता हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे। कभी किसी पुरुष राजनेता से किसी ने पूछा पुरुषों के लिए क्या करेंगे? हमेशा महिला नेता से कहा जाता है लड़कियों हमेशा महिला नेताओं के लिए कहा जाता है लड़कियों के लिए प्रेरणा है। पुरुष से कभी कहा जाता है लड़कों के लिए प्रेरणा है? चलिए, आपकी इस आपत्ति को मैं स्वीकार करती हूं, आपत्ति नहीं, और मैं सवाल को थोड़ा बड़ा करते हैं। आपत्ति और ऑब्जर्वेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा जीवन का इतना अनुभव हो गया है कि मैं जानती हूँ कि कई बार बिना आपत्ति के ऑब्जर्वेशन भी काम कर देती है। तो चलिए, इसी सवाल को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी, तो जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं, आज की सिनेरियो को जब हम देखते हैं, एक तरफ चुनाव जो है वो महंगे होते जा रहे हैं, जो चुनाव खर्च है, खर्च की सीमा कितने सीमाओं को क्रॉस कर चुकी है, ये किसी से छिपा नहीं। और दूसरा बिंदु ये कि राजनीति में जो क्रिमिनल बैकग्राउंड एक रोल प्ले कर रहा है, दागियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है, और ये तस्वीर जो है मीडिया में भी खबरों में छाई रहती है। उन सबके बीच एक आम आदमी के लिए राजनीति में जाना बहुत कठिन है आज की तारीख में। देखिए, यही वाक्य लोगों को जानबूझकर प्रोत्साहित करता है कि वो राजनीति में योगदान ना करें। ये वाक्य और अच्छे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो दूसरा वाक्य है। हमें संविधान की धारा और चेतना और संविधान के दृष्टिकोण को समझना। हम जानते हैं हमारे देश में एक जुडिशियल प्रोसेस है,
मैं सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। जब तक आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंप्लीटली फॉलो ना करें तब तक हम एक जस्ट सोसाइटी नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिलेक्टिवली नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपके इस कार्यक्रम के बाद मैं अमेठी जा रही हूँ। अमेठी में मैं हर एक गांव में रुकूंगी, जनता से वहां मिलूंगी। कोई टेंट नहीं है, कोई गाजा बाजा नहीं है, अधिकारी संग चलेंगे, उसका कोई खर्चा नहीं। खर्चा उन लोगों को करना पड़ता है जो लोग जमीन से ना जुड़े। ये भी एक सत्य है, और ये सत्य मैं प्रखरता से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उस राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ जहाँ 5 दशक गांधी खानदान की सत्ता रही। और जब 14 में लड़ने आई तब तक भारतीय जनता पार्टी को महज इस सीट पर 30,000 वोट मिलते थे। मैंने 2014 में मात्र 22 दिन का प्रचार किया था, गांव-गांव जाकर 1800 बूथों में से 1200 बूथों में 22 दिन में पहुंचना, दिन में 35 जगह पर भाषण देना। ये मेहनत की थी जिसकी वजह से उन 22 दिनों में 30,000 का वोट बढ़कर 3 लाख हो गया। और जब मैं 2014 में अमेठी आई थी तब लगभग 60% हमारे जो बूथ थे उस पर टेबल तो क्या, कुर्सी पर बैठने के लिए भी लोग उपस्थित नहीं हुए थे। 2019 में जब हमने चुनाव लड़ा तब तक लोगों का हुजूम ऐसा जुड़ गया कि धीरे धीरे कम से कम उन 1800-2000 बूथों पर इक्का दुक्का लोग मिले जो बैठ सकते थे। और ये शायद जो रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं उनके समझ के लिए है। बूथ पर बैठना मतलब एक कार्यकर्ता का अपनी गली, अपने मोहल्ले में, अपने सर पर, अपने परिवार के सर पर जोखिम लेना है। तो 2000 लोगों ने मेरे लिए जोखिम उठाया साल 2019 में। साल 2022 में वो संख्या बढ़कर 20,000 हो गई। साल 2024 में आज अगर आप बूथ पर जाएं तो 60,000 हो गई है। तो ये लोग जो जुड़ते हैं ये पैसे के लोभ से नहीं जुड़ते, क्योंकि मंचों पर नेता के साथ रहना आसान है, अपने गांव, अपनी गली में दहशत के सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाना मुश्किल है। आपको याद दिला दूं, 2019 में मेरे चुनाव के बाद बरोलिया नाम के गांव में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। हमने अर्थी उठाई है उस कार्यकर्ता की। वो बोझ हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो जो लोग कहते हैं ना पैसे के दम पे दम, अगर पैसे का होता तो वो कार्यकर्ता जीवित होता। राजनीति के जो चैलेंजेस हैं उनका हमने जिक्र किया इसमें कि चुनाव लड़ना, खास तौर पर जैसे आपने कहा कि जो लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं उनके लिए मेहनत उनकी और जो उनका संघर्ष है वो अपनी जगह, लेकिन राजनीति के जो चैलेंजेस हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, मैं उस पर आपसे कुछ पॉइंट्स चाह रही थी। जो देखिए, पॉलिटिक्स आपकी दृष्टि से क्या है? क्या टिकट पर चुनाव लड़ना ही पॉलिटिक्स है, या चुनाव में अपने विषय के संदर्भ में चर्चा कराना भी पॉलिटिक्स? क्या वोटर भी होना पॉलिटिक्स नहीं है? क्या वोटरों का जमघट होना पॉलिटिक्स नहीं है? क्या विषयों पर खुद टिप्पणी रखना या खुद रिसर्च करना पॉलिटिक्स नहीं है? हम कई बार इस भ्रम में रहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब टिकट पाना और चुनाव लड़ना। आज अमेठी में ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जीवन में टिकट तो क्या, दिल्ली के दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमारी दृष्टि से वो नेता है, वो पॉलिटिशियन है। तो पॉलिटिक्स एक नए रूप में मुझे लगता है अब प्रदर्शित हो रही है। फॉर इंस्टेंस, प्रधानमंत्री मोदी ने माईगव प्लेटफॉर्म चलाया। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सरकार की नीति पर टिप्पणी करना या फिर अपने सुझाव देना, और सुझाव कैसा, सिर्फ पॉलिसी पे नहीं, बजट से पहले भी जनता से पूछा जाता है आगामी बजट में आपको क्या चाहिए, और वो भी अपना योगदान देते हैं। वो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जाता है। तो क्या है पॉलिटिक्स? सिर्फ टिकट लेके चुनाव लड़ना पॉलिटिक्स नहीं है। कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, वो पॉलिटिक्स है।
पॉलिटिकल एम्बिशन होना भी गलत नहीं, लेकिन देखिए मैं थोड़ा इसमें शायद मेरा जवाब आपको फिलोसॉफिकल लगे। मेरी उम्र है 47 और हम अपने सभ्यता में ये कहते हैं कि सबसे सफल वो व्यक्ति जिसकी कोई अभिलाषा ना हो। मेरी अब कोई अभिलाषा बची नहीं। यकीन करें इस पर। देखिए चूंकि मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, मेरे माता पिता के पास तब पैसा नहीं था जब मेरा जन्म हुआ, तो पिता के दोस्त ने एक तबेले के ऊपर उन्हें एक कमरा दिया रहने के लिए। पीतल के उनके पास 2 पतीले थे, 150 रुपये थे। मैंने जीवन की शुरुआत वहाँ से की है। उसके बाद सब कुछ सरपास। मेरी पहली नौकरियों में से एक नौकरी थी, अगर आप दिल्ली जाएं तो जनपद में नोवेल्टी स्टोर आपको दिखेगा, उसके बाहर मनोज प्रभाकर नाम के क्रिकेटर हुआ करते थे। उनकी नेचुरल्स नाम की एक कंपनी थी जो महिलाओं के लिए क्रीम बेचती थी। तो मैंने 200 रुपये दिहाड़ी के लिए जनपद पे सड़क पे वो क्रीम बेची। और जो देश में सबसे पहला मैकडॉनल्ड्स खुला था बैंड्रा लिंकिंग रोड में, अगर आज भी कोई अमर उजाला से जाके तफ्तीश करे तो मेरा प्रोविडेंट फंड का वहाँ पर चिट मिलेगा जिसपे स्मृति मल्होत्रा नाम लिखा है। लेकिन वहाँ पे मैं महीने की 1800 रुपये की नौकरी करती थी, जो था बर्तन घिसने वाली। और ये था 1998-99 का वाक़या। आज हम बैठे हैं 2024 में, तो इसलिए कहती हूँ कि जिसने ये सब देखा हो उसके लिए आज यहाँ होना ही बहुत बड़ी सफलता है। व्हाट अ जर्नी। मैं समझ सकती हूँ कि जीवन के जो ये घटनाएं और जो ये पड़ाव है वो कैसे आपके आज के दौर के व्यक्तित्व को शेप करते हैं, वो स्ट्रेंथ देते हैं, जिसके बाद आप लोगों के बीच जाकर। क्योंकि जब मैं पहली बार आई तो मुझसे किसी ने कहा आपको डर नहीं लगता, आप तुलसी हैं। ये भी कहा गया। हाँ, ये भी कहा गया। अमेठी में जनपद में 2-3 लोग बैठे हैं जिनको याद होगा, वहाँ राकेश धनंजय भैया, वो तो थे वहाँ पे सुल्तानपुर रोड के पास नहर के पास। शाम को 7:30 बजे रोका गया, कहा आपको पता है पहले भी यहाँ पर उम्मीदवार पे गोली चल चुकी है। मैंने पलट के कहा भैया मार दोगे तो मोदी की 400 सीटें 14 में ही आ जाती। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ऐसे दौर से गुजरे हो तो आप इस मुद्रा में रहेंगे निश्चित रूप से। क्योंकि मेरे लिए वो संघर्ष करना आसान है क्योंकि मैं सड़क से उठी हूँ। उनके लिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने सड़क कभी देखी नहीं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सब कुछ चला जाए, मुझे वापस बर्तन मांजने पड़े। इतना मेरा विश्वास है कि 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूंगी। विश्वास की कमी उनमें है। राजनीति में जो शुरुआती वक्त था आपका, सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप क्या सुना था आपने उस वक्त? यही कि एक्टर ऐसे बुद्धि विहीन होगी। जो अच्छा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पहले से ही सुनिश्चित कर ले आप क्या हैं, और मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा अनुभव, और आप राजनीतिक एडवाइस मांग रही हैं, मैं जीवन का अनुभव नौजवानों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी जब लोग अपमान करते थे, क्योंकि उसमें मुझे 2 चीज़ें सीखने को मिलती थी कि जो व्यक्ति अपमान कर रहा है वो उनको कैसे ट्रीट करता है जिनके पास ना सत्ता है, ना वैभव है, ना शोहरत है, जो उनके किसी काम के नहीं। दूसरा, जब वो कटाक्ष करते थे, अपमान करते थे, तो मैं सुनती थी ध्यान से कि क्या उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या यूं ही वो घमंड की मुद्रा में बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उनका विश्लेषण मेरे संदर्भ में सही है तो मुझे अपने आप को बेहतर करना। अगर वो घमंड की मुद्रा से बोल रहे हैं तो मुस्कुरा के आगे बढ़िए, क्योंकि दुनिया गोल है, एक दिन पलट कर वही सामने है। बस इतना याद रखना है कि तब मुकद्दर, और अगर आप उसके सिकंदर निकले तो आप शायद उनसे ऊंचे पलड़े में होंगे। लेकिन तब आपको याद रखना चाहिए कि क्षमा सबसे बड़ा दान है। नई सोच नई कहानी स्मृति ईरानी के साथ एक रेडियो यात्रा, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा ये कार्यक्रम था जिसकी मेजबानी भी आपने की, और आधी आबादी के संघर्ष, उनके हौसलों की उड़ान, जो उनकी जीवन की कहानियां हैं, उनको लोगों के बीच लाने का ये प्रयास हुआ।
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एक्सपीरियंस में ज़रूर चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर शेयर करें, क्योंकि जो ग्रामीण भारत से जो महिलाएं संबंधित हैं, जो वहाँ पर अभी रह रही हैं, उनकी एस्पिरेशंस, उनके बीच के स्ट्रगल क्या है? मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे जो उत्तम अनुभव रहा, जिसने मुझे एक अभिमान की मुद्रा दी, वो थी जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के संग बैठी और मैंने उनकी जीवन यात्रा के बारे में चर्चा की। वो महिला ग्रामीण अंचल जनजातीय परिवार से शिक्षिका रह चुकी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रह चुकी, फिर वो जब राजनीति में आई तो कैसे उन्हें गाड़ी चलाने से भी परिजन कहते थे मत चलाओ, क्योंकि इस वक्त राजनीति चल रही होगी मन में, तो कहीं गाड़ी वाड़ी ठुक ना जाए। उनका नाम द्रौपदी मुर्मू नहीं था, उनका नाम दुर्गी था, ये भी मैं पहली बार जान पाई। वो हमारे देश में तीसरी राष्ट्रपति है जिसने फाइटर जेट चलाया है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ का जो अनुभव रहा, उनकी जीवन यात्रा को समझने का, वो एक दुर्लभ अनुभव है किसी भी पत्रकार के लिए, और उनका जीवन अपने आप में हमारे देश के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है, ये उस चर्चा से कहीं ना कहीं उभर कर आता है। लेकिन इस रेडियो कार्यक्रम में मैं इस बात से भी प्रफुल्लित हुई कि प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे अवतरित हुई और कैसे उसका प्रभाव साधारण महिला पर पड़ा। वो कहानियाँ अपने आप में अनोखी थी। 50 साल की एक महिला ने हरियाणा से मुझसे कहा कि मैंने मोदी को सुना मन की बात में, फिर मुझे लगा कि मुझे भी छोटा अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से व्यवसाय करना चाहिए, और बैंक के पास गई, बैंक ने पैसा दिया, लोगों से मदद मांगी, लोगों ने मदद दी, लेकिन शाम को घर लौटी तो बेटे ने कहा अम्मा उम्र हो गई है, क्यों कर रही हो ये सब, ना कर जाएगी। तो मतलब एक साधारण महिला का जीवन किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है हम सब जानते हैं, लेकिन किसी के मुख से ये सुनना कि बैंक संग खड़ा है लेकिन बेटे को शर्म आती है। तो ये सारे अनुभव उन्होंने साझा किए, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो इंटरव्यू था वो मेरे लिए एक स्वर्णिम मौका था, और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास कर वो वार्ता मेरे साथ की। अच्छा, इस कार्यक्रम की एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आदिवासी समाज से लेकर जो राष्ट्रपति जी के अपने जीवन की जो स्ट्रगल है उसे बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, और वो एक अलग इंसाइट आपको देता है। जब मैं वो इंटरव्यू देख रही थी तो मेरे जहन में भी सवाल आया कि देखिए, आज के वक्त की खूबसूरती कह लें या ताकत कह लें कि बात सिर्फ रेडियो तक भी सीमित नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम शूट हो रहा है तो वो आपको सोशल मीडिया पर भी दिखाई देगा, वो आपको टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स पर भी एज ए पार्ट ऑफ न्यूज़ दिखाई देगा, रेडियो पर तो ओरिजिनली वो जा ही रहा है। तो लगभग वो जो लाइंस है ना, रेडियो वर्सेस टीवी वर्सेस डिजिटल, वो लाइंस कहीं मिट गई हैं, और ये अपने आप में कंटेंट की दुनिया का एक ऐसा समंदर सबके सामने है जहाँ पर किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं है। ऐसा कोई थॉट वाइल डिसाइडिंग कि हम इसे स्पेसिफिकली रेडियो के लिए क्यों पुश कर रहे हैं? देखिए, आप अगर उसकी टाइटल्स पढ़ें तो आपको दिखाई देगा दिग्दर्शक और लेखक स्मृति ईरानी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पर्दे के सामने नजर आती हूँ तो ध्यान में आता है, पर्दे के पीछे की कहानी भी कई बार मैंने लिखी हुई है। लेकिन ये सत्य है कि आपके अपने पब्लिकेशन में आपने अनुभव किया होगा कि अब मल्टीमीडिया का ज़माना है, कि आप मात्र एक मीडियम से अगर अपनी बात कहना चाहें तो वो एक संकुचित दायरे में सिमट कर रह जाएगी। जनता या फिर जो हमारे नागरिक हैं वो विशेष रूप से आज जिंदगी के हर पल को अनोखे अंदाज में जीना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो चूंकि कंजम्पशन बहुत है मैटर का, सिर्फ मीडिया का नहीं, तो इसीलिए अगर आज वो दरारें भरी गई हैं या वो दीवारें गिराई गई हैं तो इसमें मीडिया को भी मौका मिलता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात प्रदर्शित करने का। कई लोगों को अगेन ये गलतफहमी होती है कि जो अखबार में छपा जस का तस वही डिजिटल कंजम्पशन होगा, ऐसा नहीं है। डिजिटल कंजम्पशन की पेस ज़्यादा है, कई बार डिजिटल टेक्स्ट पे कम चलता है, इमेज पे ज़्यादा चलता है। तो एक मीडिया
एक्स मीडिया कर्मी होने के नाते मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम टू बी इन द मीडिया बिजनेस। अभी आप कैसे खबरें कंज्यूम करती हैं? आपका क्या रूटीन रहता है? सुबह अखबार? देखिए, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 9 बजे की टीवी की डिबेट की हुई है, और अब मैं वो वाली डिबेट कम देख पाती हूँ, लेकिन हाँ डिजिटली ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ अपनी न्यूज़ को। लेकिन हाँ, मेरे लिए जो दिन मैं अखबार को अपने हाथ में पकड़कर शुरू कर सकूं, वो दिन मेरे लिए एक सुखद दिन होता है, क्योंकि मैं उस पीढ़ी की व्यक्ति हूँ जिसने अखबार की सुर्खियों को और उस अखबार को हल्के से हाथ में भी पकड़ा है और फ़ोन को भी स्क्रॉल किया है। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आखिरी सवाल, जिसके साथ इस बातचीत को विराम दूंगी। अभी तो पानी बदल रहा है। जब आप अरे यार, मैडम के लिए निकाला था, उसको आदत नहीं है कि नेता किसी और के लिए पानी निकाले। चलिए, नहीं आज हम होस्ट की भूमिका में हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं कि आप राजनीति में एक्टिव हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जब जा रही हैं, वहाँ से लौटकर जब घर जा रही हैं, एक दिन छुट्टी का मिलता है वीक में या 8-10 दिन में, या 24/7/365? मोदी का हिस्सा हो तो छुट्टी नाम की चीज़ भूल जाइए। आधे दिन की भी नहीं? बच्चे कंप्लेंट नहीं करते? नहीं, आपको आदी हो चुके हैं। उन्हें पता था कि जिस दिन अमेठी के लिए बोरिया बिस्तर बांध दिया है, उसी दिन राम राम हो गई थी। चलिए, आपने तो पहले मेरा दूसरा सवाल खत्म कर दिया। मैं अगला सवाल ये पूछना चाह रही थी कि आगे लास्ट कोई फिल्म वगैरह देखी है, या कुछ फ्री टाइम में कुछ और कंटेंट आप कंज्यूम करती हैं, OTT प्लेटफॉर्म या कुछ भी चीज़, सीरियल्स देखती हैं? एक्चुअली 1940 के दशक में हर्मन हेस ने एक किताब लिखी थी, सिद्धार्थ, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो वर्तमान में अगर आप कोई मेरी बैग में देखें तो वो किताब है। अजय बिसारिया ने कभी किताब लिखी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। उसका नाम है एंग्लो मैनेजमेंट। तो हमारे घर में लोग कहते हैं कि अम्मा तुम गौतम बुद्ध भी पढ़ रही हो और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी पढ़ रही हो, लेकिन संभव है अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ कंज्यूम कर पाए, बशर्ते समय हो। चलिए स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने इस मंच पर आकर अपने जीवन के जो शुरुआती साल थे उनको लेकर जितनी बातें बताई, राजनीति में टिप्स भी मैं कहूँगी कि जो बातों बातों में निकल आए किस्से कहानियों के रूप में, इसने इस संवाद को बहुत रिच किया। और आपका होना यहाँ पर, अगर अनुमति हो तो अमर उजाला की मैनेजमेंट को एक चीज़ के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत रेयर है कि मैं महिला संपादक को देखूँ अखबार में। हम सब महिला की भागीदारी को हर क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आज मीडिया का एक सच ये भी है कि मीडिया में लीडरशिप पोजीशंस में सिर्फ 12% महिलाएं हैं। तो अमर उजाला ने काशी नगरी में एक महिला संपादक को जगह दी है, जो निश्चित रूप से अपने अनुभव और अपने टैलेंट की वजह से वहाँ तक पहुँचे होंगे। लेकिन ये नज़ारा आज के मंच का सबसे सुखद नज़ारा था, इसलिए मैनेजमेंट को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम एक लम्हा लेना चाहेंगे आपका आभार व्यक्त करने के लिए। मैम, पहले तो वो जोरदार सम्मान भरी तालियां होनी चाहिए आदरणीय श्रीमती स्मृति दुबे ईरानी जी के लिए, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया और अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन किया। मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री तन्मय माहेश्वरी जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर अमर उजाला, के मंच पर पधारें और हम सब की ओर से एक स्मृति चिन्ह मैम को भेंट करें। और वाकई में चाहे पर्दे पर हो चाहे जिंदगी में, मैम आप हमेशा लीडिंग लेडी ही रहेंगी हम सभी के लिए, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो वो लगातार सम्मान भरी तालियों के साथ मैम का हम आभार व्यक्त